नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट पास किसानों की जगिया, जहां हम आज चर्चा करने वाले हैं कि कैसे एग्री सेक्टर की हालत में सुधार लाई जाए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है फसलों का सही दाम न मिलना। दाम नहीं मिलेगा तो इनकम कैसे डबल होगी, क्योंकि 2022 का साल है जो सरकार ने लक्ष्य तय कर रखा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। दूसरी तरफ एग्री सेक्टर से जुड़ी जितनी इंडस्ट्री है वो तो लगातार अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले किसानों की हालत क्यों नहीं सुधर पा रही है। हर बार बजट में ढेरों ऐलान होते हैं, क्या ग्राउंड पर वाकई इसका फायदा मिलता है? प्री बजट स्पेशल शो में आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ एग्री सेक्टर के तीन बड़े चेहरे अतुल चतुर्वेदी जी हैं, जो फिलहाल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और देश की बड़ी एग्री सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के मैनेजमेंट में हैं और पहले भी कई कंपनियों के बोर्ड में भी रह चुके हैं। अनिल घनवट साहब हैं, जो किसानों की नुमाइंदगी करते हैं और किसान आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं और किसानों की दिक्कतों को बहुत ही नज़दीकी से समझते हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं आज एसएलसीएम ग्रुप के सीईओ संदीप सब्रवाल हैं, जो वेयरहाउसिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी है सोहनलाल कमोडिटीज मैनेजमेंट है, इस कंपनी के सीईओ हैं। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले अनिल घनवट साहब आपसे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आप खेती किसानी के मुद्दों को सबसे नज़दीकी से समझते हैं, किसानों के ग्राउंड पर जाके आप देखते हैं, उनसे मिलते हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि जब सर फसलों की बुआई का सीजन होता है तो खाद महंगी हो जाती है और जब फसल तैयार हो जाता है तो दाम नहीं मिलते, और जब दाम मिलना शुरू होता है तो सरकार की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी कट करवा दिया जाता है। ऐसे में खेती किसानी कैसे होगा सर? कैसे किसानों को आप बढ़ावा देंगे? कैसे नए युवाओं को आप खेती के लिए प्रेरणा देंगे कि आप आओ और खेती करो, बहुत अच्छी इनकम यहाँ पर होने वाली है? अनिल घनवट जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान तो खेती छोड़ने की सोच रहा है। सर्वे कहता है कि 40% किसान तो आज खेती से बाहर निकलने के लिए तैयार है। बहुत ही बुरी हालत में देश का किसान है। इस साल कुछ फसलों में अच्छे दाम मिलने की आशंका थी, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ने फिर से दाम गिरा दिए। मसलन सोयाबीन को अच्छे 9,000 के दरमियान रेट्स मिल रहे थे और बढ़ने की भी नुमाइश थी, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ, इसमें सोया मिल इंपोर्ट हुआ, स्टॉक लिमिट्स लगे और कमोडिटी मार्केट में से बैन हो गया, तो सोयाबीन के दाम गिर चुके हैं। तो अरहर का और ये पल्सेस का इंपोर्ट तो जारी है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इंपोर्टेड अरहर ग्राम आने की वजह से अब इस साल अरहर इसके कम एमएसपी से कम में बेचा जा रहा है। यही हालत चने का भी होगा। एक बात है कि कपास में अभी अच्छे दाम मिल रहे हैं किसानों को, किसान खुश है। 10,000 के दरमियान कपास चली गई है, तो उसके दाम गिराने के लिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ या फिर बैन करो एक्सपोर्ट, कमोडिटी मार्केट में से निकाल दो, स्टॉक लिमिट्स लगा दो। जो भी हथकंडे सरकार हरदम यूज करती आ रही है उनको चलाए और दाम गिराए जाए। तो हर बार जब कभी भी किसानों की फसलों को अच्छे दाम मिलने का अवसर आता है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करके दाम गिराती है। ये सबसे बड़ी बुरी बात है और ये नहीं होना चाहिए। जो मार्केट हमें दे रहा है वो मिलने दो। अगर उस पे रिलेटेड इंडस्ट्री को कुछ मुनाफा कम होता है एक आध साल, तो उन्होंने झेलना चाहिए। अगर ग्राहक को कुछ थोड़ा ज्यादा पैसे देने की अगर बारी आती है तो देनी चाहिए। ये किसानों के ऊपर हर बार क्यों मार दी जाती है? इसी वजह से किसान तो अब खुदकुशी कर रहा है। जी जी, किसान तो ऐसी कड़ी है जहां से ही पूरा एग्री सेक्टर जुड़ा हुआ, अगर उसके उस कड़ी के बिना तो पूरा एग्री सेक्टर ही ध्वस्त हो जाएगा। अतुल चतुर्वेदी जी, आपसे आगे खाने के तेल के सेक्टर पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या दिक्कत है कि किसानों की समस्याएं नहीं सुलझ पा रही है? क्या सरकार, ऐलान तो हर बार बजट में कई सारे ऐलान होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनको फायदा अभी तक कुछ नहीं मिल पा रहा है, नहीं दिखाई देता है, चाहे वो ग्रोथ के लेवल पे देखे या इनकम के लेवल पे देखे। अनाउंस तो
5.5 गुना कृषि का बजट बढ़ चुका है मोदी सरकार में, लेकिन उसके बाद ग्राउंड पर उस तरह की बड़े बदलाव नहीं दिख रहे हैं। क्या कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, या जो एग्रीकल्चर के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें आपस में एक तालमेल की दिक्कत है? कहां पे दिक्कत आ रही है सर? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकूंगा कहाँ दिक्कत आ रही है, पर एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अभी अनिल घनवत जी ने बताया कि सोयाबीन के दाम 9,000 थे और वापस 9,000 से नीचे आ गए। तो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी अपने यहाँ एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है वो है प्रोडक्टिविटी की। आप किसी भी मतलब आज अगर सोयाबीन का ही अपने एग्जाम्पल ले लें तो आज 120 लाख हेक्टेयर सोयाबीन की एरिया में पैदा हो रहा है, सोयाबीन पैदा हो रहा है। आपने पैदा कितना कर रहे हैं? मुश्किल से 120 लाख टन, यानी कि अपनी 1 टन पर हेक्टेयर से ऊपर की अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, जबकि वर्ल्ड की एवरेज है 3 से 3.5 टन पर हेक्टेयर की। तो कहीं ना कहीं अपने को जो ध्यान प्रोडक्टिविटी की तरफ देना चाहिए था वो नहीं दिया। केवल प्राइस बढ़ाते रहना एक सलूशन नहीं, और ये जो सलूशन है ना ये कंज्यूमर को तंग करेगा, और ये मानना पड़ेगा कि अपने को कि जो किसान है वो भी एक कंज्यूमर है। तो किसी हद तक अपने दाम बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दाम केवल बढ़ाते ही चले जाएं। आज अगर 9,000 रुपए टन की जैसे बात हो रही है कि सोयाबीन का दाम है, वर्ल्ड में दाम है इसका 4,000 रुपए, तो कहीं ना कहीं अपने को जो प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए था वो हम लोगों ने नहीं दिया है। तो अगर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ किसानों की जो इनकम है वो वैसे ही दुगनी हो जाएगी। और इस साल मैं समझता हूँ कि किसानों को ओवरऑल बिकॉज ऑफ कमोडिटी बूम वर्ल्ड वाइड पैसा अच्छा मिला है। एक चीज और मैं जरूर आपके साथ माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने गवर्नमेंट को बहुत मर्द पर रिप्रेजेंट भी किया है कि आज अपने किसानों को आप जीएम टेक्नोलॉजी से क्यों महरूम रखना चाहते हैं, वो क्यों नहीं आप इम्प्लीमेंट करने की परमिशन देते हैं, तो शायद उसके थ्रू माध्यम से थोड़ी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो ये डबलिंग फार्मर्स इनकम मैं समझता हूँ एक ख्वाब ही रह जाएगा। बिल्कुल सहमत हूं सर। ओके, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना सबसे जरूरी है। ये बिल्कुल अहम एक मुद्दा है। अनिल घनवत साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि यील्ड की बात कर रहे थे, हम बाकी देशों के मुकाबले काफी पीछे हैं यील्ड के मामले में, कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है घनवत जी? बिल्कुल 100% मैं अतुल चतुर्वेदी जी से सहमत हूं कि हमारे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और ये बढ़ानी है तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हमें यहाँ परमिट करने चाहिए। हम तो भाई 40 साल से हमारी ये मांग रही है, जब से बीटी कॉटन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया तब से हमारी मांग है। अभी हम इसके बारे में, बैंगन के बारे में हम आंदोलन कर रहे हैं। 17 फरवरी को हमारे खेत में कानून तोड़ के लगा रहे हैं। भाई हमें हमारा पर हेक्टर यील्ड बढ़ाने के सिवाय दूसरा चारा नहीं है। अगर ये आता है तो जो तेल के दाम है उससे आधे से भी कम दाम में तेल मिलेगा ग्राहकों को। अगर हमारा प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ जाता है तो आधे दाम में भी हम बेचने के लिए तैयार है। हम ये नहीं चाहते कि भाई ग्राहकों को महंगा खाना पड़े। ग्राहकों को अगर सस्ता मिलना चाहिए तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे जीएम सीड्स है वो मिलनी चाहिए। उसके सिवा दूसरा कोई चारा है नहीं। लेटेस्ट जो ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस है खेती में वो हमें करनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। अगर हम मजदूर लगा लगा के काम करवा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है। उसमें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, रोबोटिक्स आ गए हैं, तो उसका इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी खेती में इस्तेमाल करके अगर हम हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, अच्छे सीड्स यूज करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। जैसे एचटीबीटी का है तो उसमें मजदूर लगाने की जरूरत नहीं होती, एक दवा छिड़क दी तो घास फूस मर जाती है पूरी तरह से। तो ये आना चाहिए। मैं अतुल जी से 100% सहमत हूँ। ओके, यानी प्रोडक्टिविटी एक ऐसा मुद्दा है, अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो एक तो किसाने जो खेती किसानी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनकी लागत भी कम होगी, साथ ही उनके फायदे भी बढ़ जाएंगे, उत्पादकता बढ़ेगी, तो कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा। क्योंकि सरकार के पास दोनों विकल्प में से एक चुनना होता है, आइदर वो किसान की तरफ जाए या कंज्यूमर्स की तरफ जाए। तो एक किसान भी कंज्यूमर्स है, जैसा चतुर्वेदी जी भी बता रहे थे, तो उनको कंज्यूमर्स के हक में काफी समय, काफी बार फैसला लेना पड़ता है। हमारे साथ
एसएलसीएम ग्रुप के सीईओ संदीप सब्रवाल जी भी है। सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि कोविड के दौरान टेक्नोलॉजी, एग्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को काफ़ी बढ़ावा दिया, और आप जब वेयर हाउसिंग की बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस सेक्टर के लिए कैसे टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि वेयर हाउसिंग की जो दिक्कतें हैं छोटे छोटे गाँव तक, ब्लॉक लेवल पे, उसको कैसे सुधार किया जाए उसमें? विश्व मोहन जी, इसमें मैं दो बातों के मुद्दों पे मैं ड्वेल करना चाहता हूँ। जैसे कि अतुल जी ने बोला या अनिल जी ने बोला कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तो वेयर हाउसिंग बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है प्रोडक्टिविटी के साथ। वो कैसे? आज की डेट में जो भी प्रोडक्टिविटी है उसका 10% फसल हर सालान खराब हो रहा है वेयर हाउसिंग की वजह से। अब ये इसकी वजह से खराब नहीं है कि वेयर हाउस नहीं है, इसकी वजह से खराब है कि वेयर हाउसिंग में जो मैनेजमेंट है उसमें खामियां हैं। तो ये अगर 10%, जिसका मतलब है 1 लाख करोड़ का फसल जो खराब हो रहा है, अगर यही हम फसल पहले बचा लें तो प्रोडक्टिविटी हमारी 10% जंप करती है। अब इसमें आपने जो बात बोली कि जी प्रोडक्टिविटी और प्राइस जो है एट फार्मर लेवल और फाइनेंस कैपेबिलिटी, ये तीनों चीजें एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब आप बोलते हैं कि वेयर हाउसिंग में टेक्नोलॉजी, तो ऐसा नहीं है कि वेयर हाउसिंग में टेक्नोलॉजी नहीं आई। पिछले 7 सालों में वेयर हाउसिंग में टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त आई है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो 10% के आंकड़े हैं प्राइवेट वेयर हाउसिंग में ऑलरेडी 4% तक आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, जो आंकड़ा गवर्नमेंट के पास भी है और प्राइवेट वेयर हाउसिंग कंपनीज के पास भी है। दिक्कत कहाँ है कि जो आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी ग्राउंड के साथ इंटीग्रेट होना, ये बाकी डिजिटल इकोनॉमी की जैसे नहीं है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, तो जो गठबंधन फिजिकल का विद डिजिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गठबंधन है जो सरकार को इस तरफ तवज्जो देना ही पड़ेगा। सिर्फ डिजिटल को बढ़ावा देने से वेयर हाउसिंग या एग्रीकल्चर नहीं बढ़ने वाला। जो लिंकेज है एग्रीकल्चर का, वेयर हाउसिंग का, डिजिटल का और फाइनेंसिंग इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि अगर मेरा फसल दो टाइम का फसल है, रबी और खरीफ का, और 300 मिलियन टन का मेरा खाद्य पदार्थ का प्रोडक्शन है जिसकी कंजम्पशन भी 280 मिलियन टन से ऊपर है, तो ये पूरे साल में अगर किसी वेयर हाउस में रह रही है और उसकी कनेक्टिविटी फॉर सेल, उसकी कनेक्टिविटी फॉर फाइनेंसिंग, उसकी कनेक्टिविटी कि आपको गवर्नमेंट को आंकड़े या रियल टाइम आंकड़े कंज्यूमर्स को पहुंचे। आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, तो हम बात करते हैं जीडीपी की। अब इसमें आपको बताता हूं कि वेयर हाउसिंग में जीडीपी होता है एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो मैं आपको कोविड के दौरान में आपको एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर बताना चाहता हूं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारे को ये बताता है कि गोदामों में कितना माल है किसी एक वेयर हाउसिंग कंपनी के पास, और इसके रियल टाइम आंकड़े गवर्नमेंट के पास नहीं है। प्राइवेट कंपनियों के पास अपने अपने हैं, जैसे मेरे पास अपनी कंपनी के हैं, परंतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये आंकड़े नहीं है। जो कि आंकड़े अगर हों तो बहुत कंज्यूमर का प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉप पैटर्न, सब कुछ को इफेक्ट करेगा। जैसे आपने बताया कि जी आप 9,000 रुपए हो गया था सोयाबीन, अब 4800 हो रहा है, या बाजार इंटरनेशनल बाजार में 5,000 है। ये कैसे है? क्योंकि इंटरनेशनल बाजारों के आंकड़े आपके पास हैं, परंतु डोमेस्टिक आंकड़े की कितना प्रोडक्शन है, कितना उसके स्टोरेज है, उसके अंदर कितना फाइनेंसिबल स्टोरेज है, ये आंकड़े हमारे पास नहीं है, जिसमें डिजिटल बहुत बड़ा काम कर भी रहा है और कर भी रहा है, आगे भी करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं अपना एसएलसीएम ग्रुप के समूह की बात करता हूं, तो कोविड के पहले वेव में हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट 5% घटा। इसका मतलब ये नहीं कि 5% कंजम्पशन बढ़ गई उस टाइम, इसका मतलब ये है कि लोगों का एक नी जर्क रिएक्शन आया, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ। परंतु जब सेकेंड वेव आया तो यही आंकड़े, खरीफ की क्रॉप भी उस टाइम पैदावार में आ रही थी, तो यही आंकड़ा हमारा 35% बढ़ा, और अब थर्ड वेव पे ये आंकड़ा 65% बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं है कि 65% स्टॉकिंग बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन होने से बच रही है। लोगों को समझ में आ गया, डिजिटल कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना डिजिटल एस्पेक्ट, अपना गठबंधन फिजिकल एस्पेक्ट के साथ कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप वेदर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें, वेदर आप फाइनेंशियल बात करें, और आपने क्योंकि मेरे से डिजिटल का क्वेश्चन पूछा तो मैं ये भी बोलना पाऊंगा कि डिजिटल एक फैंसी वर्ड ना लोग समझें। डिजिटल सिर्फ डिजिटल होके और उसका गठबंधन अगर फिजिकल मात्रा में नीचे नहीं होगा तो ये एग्रीकल्चर में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि बजट से अलग अलग सेगमेंट की, अलग अलग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले अतुल चतुर्वेदी जी, हम आपसे ही, आप लगातार नेशनल एडिबल ऑयल मिशन की वकालत आप लोग सी की तरफ से करते आए हैं। हालांकि पाम तेल से अलग अगर दायरा, अगर उसके बाकी खाने के तेलों तक अगर लेके जाया जाए तो हमारी निर्भरता कम हो सकती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने तो हम लोगों को बहुत मर्तबा
इंटरव्यू भी किया है इस मुद्दे पे, पर मुझे अजीबोगरीब बात लगती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज तक नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स अभी तक का ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। इस साल आप देखिए, हम लोगों का जो 70-75 हजार करोड़ का इंपोर्ट होता था एडिबल ऑयल्स का, इस साल का एडिबल ऑयल का इंपोर्ट, अगर मेरा रफ एस्टिमेट जो है वो है कि 1.5 लाख करोड़ का एडिबल ऑयल का इंपोर्ट होगा, क्योंकि दुनिया में बाजारों में बहुत तेजी आ गई है। तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान चूंकि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन अपने इसको मानते हैं क्या एडिबल ऑयल्स को, तो अपना 1.5 लाख करोड़ के आसपास इस साल लगेगा फाइनेंशियल ईयर में तो इंपोर्ट करने को। उसके बावजूद भी मेरे को अजीब व गरीब लगता है कि हम लोगों ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स अभी तक का ऑपरेशनलाइज नहीं किया। जहां तक पाम का सवाल है, पाम जो है वो लॉन्ग जेस्टेशन वाला क्रॉप है, और मतलब 5-7 साल बाद पाम का कोई भी फ्रूट्स अपने को मिलने चालू होंगे। पर जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जैसे आज मस्टर्ड है या आपका ग्राउंडनट है या टू अ सर्टेन एक्सटेंट सोयाबीन है, इन सब की तरफ जो तवज्जो अपने को देनी चाहिए वो मुझे अजीबोगरीब लगता है कि आज तक नहीं हुआ। अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 साल पहले भी बजट में बोला था कि हम लोग नेशनल मिशन स्टार्ट करेंगे। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है जगह जगह पे कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड स्टार्ट होगा, पर सरप्राइजिंगली क्यों ये अभी तक का दबा हुआ है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। तो दूसरा जो चीज मुद्दा अपने लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बार करे बजट के अंदर, देखिए पंजाब और हरियाणा फोरफ्रंट पे था ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो अगर हिंदुस्तान को येलो रेवोल्यूशन लाना है, यानी कि मस्टर्ड को बढ़ावा देना है, तो कोई ना कोई बजटरी इंसेंटिव पंजाब और हरियाणा को मैं समझता हूं देना चाहिए, जो इंश्योर करे कि जो पंजाब हरियाणा का किसान है, जो उसको आज गेहूं चावल से पैसा मिलता है, वो उससे ज्यादा या एटलीस्ट उतना पैसा तो विद अश्योर्ड मार्केट उसको मस्टर्ड के लिए मिले। अगर तो ये हो गया तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो अपने आज 1.5 लाख करोड़ के आसपास के एडिबल ऑयल बिल हो गया है, ये डेफिनेटली इसमें फर्क आएगा। तीसरी चीज जो है वो है जीएम क्रॉप, और जीएम को बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ावा देना चाहिए, और अनिल घनवत जी ने भी सपोर्ट किया इस मुद्दे को। और मैं समझता हूँ क्या कारण है कि कोई एनजीओ कुछ बोलते हैं या कोई बोलता है, उसके चलते अपने लोग इस पॉलिसी को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, जबकि दुनिया जीएम क्रॉप्स खा रही है और हम लोग खुद भी खा रहे हैं। जितना आज सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जितना अपने यहाँ कॉटन ऑयल बन रहा है, अनिल घनवत जी तो इससे काफी इनको आइडिया भी होगा, वो सारा बीटी कॉटन से है। तो आज तक तो मैं नहीं समझता अपने यहाँ किसी को प्रॉब्लम हुई हो इसको खाने से, या इसका जो दूध पीते हैं हम लोग, मैं नहीं समझता क्यों हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं। तो ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम लोग चाहते हैं कि शायद इसमें बजट में इस मुद्दे के ऊपर कुछ सपोर्ट आए। एक और मुद्दा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए अगर अपने यहाँ मेक इन इंडिया की बातें और आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं। तो जहां तक एडिबल ऑयल का सवाल है, मैं नहीं समझता कि कोई कारण है कि आप अपने हिंदुस्तान के अंदर रिफाइंड ऑयल को इंपोर्ट करें, या सोप नूडल्स या और भी इससे जो एसोसिएटेड फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उसको इंपोर्ट करें। तो अगर आप अपनी ये रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे तो आपकी खुद की इंडस्ट्री भी चलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, और वैल्यू एडिशन भी आपका हिंदुस्तान में ही होगा। और एक चीज मैं और मुद्दा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली इन्वॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को इन ऑल दीज मतलब जो इंटरवेंशंस हैं। और मैं चाहता हूं कि जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो काफी सालों से डिस्कस हो रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ दूरगामी परिणाम आएंगे, और हिंदुस्तान की जो डिपेंडेंस आज की तारीख में इंपोर्ट्स के ऊपर हो गई है उस पर थोड़ा बहुत लगाम लगेगा। बैक टू यू।
ओके, यानी सी की तरफ से चतुर्वेदी जी ने जो कुछ अहम बातें रखी है वो इसमें है कि रेप सीड यानी मस्टर्ड का पंजाब हरियाणा में खेती बढ़ावा दिया जाए, जीएम क्रॉप को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही नेशनल एडिबल ऑयल मिशन को ऑपरेशनलाइज किया जाए और इसका दायरा भी बढ़ाया जाए। ये सब कुछ अहम मुद्दे हैं। चलिए अब घनबट जी, अब आप बताइए किसानों के लिए क्या अहम जरूरी बातें। आपने प्रोडक्टिविटी की बातें कर ली, जीएम क्रॉप की भी वकालत आपने की है, कॉस्ट कम करने के भी उपाय बताए हैं। इसके अलावा और क्या कुछ करने की जरूरत है एग्री सेक्टर में? चतुर्विजय जी ने जो बताया उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ किसान और एक्सपोर्टर्स के को छोड़ो, देश का जो पैसा इंपोर्ट पे खर्च हो रहा है वो बहुत बचेगा। अगर आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं या ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो ऑयल हमारे देश में ही बनता है तो एक्सपोर्ट पे हम जो फॉरेन करेंसी वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत पैमाने में हमारी बच सकती है। इसके अलावा कोई इंडस्ट्री लगानी है अपने देश में तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्पेशली इन फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, उसमें जो है वेजिटेबल्स फ्रूट्स, तो वो फैक्ट्री लगाने में, वो इंडस्ट्री लगाने में जो तकलीफें होती है वो कैसे दूर की जा सकती है ये देखना चाहिए। और फैक्ट्रीज लगती है तो लोग गेहूं चावल छोड़ के दूसरा कुछ करेंगे। अगर उनको सोर्स ही नहीं है, वो पैदा करेंगे, सब्जी फल पैदा करेंगे और खरीदने वाला कोई नहीं है तो कैसे डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो उसके लिए होना चाहिए। दूसरा, एक स्टोरेज के लिए अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। कोई रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स अगर स्टोर करना चाहते हैं, अब आज दाम गिरे हुए लेकिन 2 महीने के बाद दाम मिलने वाले हैं, तो बड़े पैमाने में कोल्ड स्टोरेज होने की जरूरत है। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो 100-150 वोल्ट के ऊपर है नहीं, तो ऐसे यूनिट्स चल नहीं सकते। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामला है वो उस पर ज्यादा गौर करना चाहिए, ज्यादा उसके लिए फंड्स अवेलेबल होने चाहिए और ये तय करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, वो रोड्स होने चाहिए। अगर प्री कूलिंग वैन मेरे खेत तक आनी है तो उस किस्म के रास्ते होने की जरूरत है। इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह वो तो है, लेकिन ये होना है। और एक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इंडस्ट्री में आ गया लेकिन खेती में आने नहीं दिया गया, वो अब दिन आ गए हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस देश में आए। और कोई तभी आएगा जब उन्हें लगेगा कि हम यहाँ अगर बिजनेस करते हैं तो ठीक ठाक चलेगा। अगर हर रोज कोई कानून बदलता है, हर रोज एक नया इंटरवेंशन होता है, हर रोज तो कोई यहाँ आएगा नहीं। सरकार की पॉलिसी बेहतर है तो एक डेफिनेटली ये निवेश आएगा जी चाहिए। और फाइनेंस, चलिए सबरपाल जी, अब स्टोरेज की बात कर रहे थे अनिल जी, अब आपसे मेरा संदीप जी ये सवाल होगा कि स्टोरेज एक बहुत बड़ी समस्या है। अब कैसे इस समस्या को दूर किया जाए, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए? तो आप सरकार से बजट में क्या मांग रख रहे हैं आप लोग अपने सेक्टर के लिए? देखिए, 3 मांग हमारी काफी सालों से हैं और वो मांग आज भी है। पहला मांग तो ये है कि अगर स्टोरेज फैसिलिटीज का और बढ़ावा देना है तो स्टोरेज का जो क्षमता है, सिर्फ क्षमता की बात ना करें, उसको एनेबलमेंट की बात करते हैं। आज की डेट में कोई भी समूह स्टोरेज में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहता कि रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, उस पर बहुत कम है। वो आरओई कम क्यों है कि जो उसका काम काज करने का तरीका है स्टोरेज का और जो रेवेन्यूज उसके साथ है वो कमेंसरेटिंग नहीं है। अब इसमें 3 चीजें आ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की बात आ जाती है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस की बात आ जाती है एंड कॉस्ट ऑफ फिडिलिटी की बात आ जाती है। इन तीनों चीजों में मैं आपको बात रखना चाहता हूं कि एक तो हमारी शुरू से मांग है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस की स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, परंतु जो इंश्योरेंस सेक्टर से जो हमें इंश्योरेंस मिलता है, चाहे वो क्राइम इंश्योरेंस हो, फिडिलिटी हो या आपका पेरिल इंश्योरेंस हो, पिछले 4 सालों में इसमें 30 से 35% का इजाफा आया है। उसका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जब बढ़ जाती है तो वो कॉस्ट कहीं हद तक तो हम अपने ग्राहकों से डिफरे कर लेते हैं, बाकी हमारी बैलेंस शीट को हिट करती है। तो हमारा तो यही एक सबसे बड़ा मांग तो ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर पे एग्रीकल्चर का जब एक स्पेशल स्टेटस, एक आपका सनशाइन इंडस्ट्री है, तो उसकी इंश्योरेंस स्कीम के ऊपर भी गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए। दूसरा, आज की डेट में हम कहते हैं कि एक क्रॉप खरीफ और रबी है, एक साल में क्रॉप आता है और चला जाता है। मजेदार बात समझिए कि अगर हमारे पास क्रॉप रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, वेयरहाउसिंग रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो उसके केसेस 5-5 साल तक चलते रहते हैं, 10-10 साल तक चलते रहते हैं, कोई नतीजा नहीं आता। जो एग्रीकल्चर डिस्प्यूट है, इसके लिए हमारी मांग थी कि इसके लिए एग्रीकल्चर के
डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, जहां पे 6 महीने 7 महीने में रेजोल्यूशन डिस्प्यूट्स आए। क्योंकि अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपका अच्छा होगा तो कॉस्ट ऑफ वर्किंग एंड कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस नीचे जाएगी। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब हम बात करते हैं कि हम हर साल हम कहते हैं कि आउटले इन फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ रहा है फॉर एग्रीकल्चर, बैंक्स का आउटले बढ़ाया जा रहा है, परंतु क्या नीचे किसानों को पैसा पहुंच रहा है? उसका आंसर ये है सर कि अगर मैं अपना किसान धन जो हमारा एनबीएफसी है मैं उसके बारे में बताऊं तो हमने एक साल में 2500 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब जब हम ये लोन देते हैं तो हमारे को जो लोन कहाँ से मिलेंगे? लोन कहां से मिलेंगे सर? हमारे को लोन मिलेंगे बैंक से। तो ये कुछ अहम मुद्दे हैं और अहम मांगे हैं जो सरकार के सामने एग्री सेक्टर की तरफ से रखी गई है। हालांकि मांगे बजट से पहले एक फैशन है कि हर बार हर सेक्टर अपनी मांगे रखते हैं और ऐलान भी तरह तरह के ऐलान और ढेरों ऐलान सरकार की तरफ से भी किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या फायदा वाकई मिल पाता है, वो कैसे मिले, ये अहम जरूरी है। शुक्रिया संदीप जी आपका, अनिल घनवर जी आपका और अतुल चतुर्वेदी जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश में, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।